नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम सी टेट और जितने भी आपके टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं टीचर भर्ती में, उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। यानी कि पाठ्यचर्या जो है इसका क्या मतलब होता है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा ऑप्शन विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया है। और चौथा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस चीज की ओर संकेत करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, है ना, जिसमें विद्यार्थी जो है प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यही जो होगा आपका पाठ्यचर्या कहलाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो निचली कक्षाएं हैं उनमें शिक्षण की खेल पद्धति किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तीसरा ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। और चौथा ऑप्शन कहता है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। तो निचली कक्षाओं में जो खेल की शिक्षण पद्धति होती है वो किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन 3 आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सीखने का सदृश्यता का नियम। दूसरा ऑप्शन है सीखने का प्रभाव का नियम। तीसरा ऑप्शन है सीखने की अभिक्रिया अभिवृत्ति का नियम। और चौथा है सीखने का तत्परता का नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका सीखने का प्रभाव का नियम, है ना। ऑप्शन नंबर 2 सीखने का प्रभाव का नियम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि सीखने के प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम इसे किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, है ना। इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका डिसलेक्सिया किससे संबंधित है ना। डिसलेक्सिया एक तरह का विकार है, ये किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मानसिक विकार है। दूसरा है गणितीय विकार। तीसरा है आपका पठन विकार। और चौथा है आपका व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित एक तरह का विकार है? तो ये हो जाएगा आपका पठन संबंधी विकार, है ना। पठन संबंधित विकार जो होगा ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। और गणितीय विकार को हम डिसकैलकुलिया के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो कहाँ पे कराएंगे उसे देखते हैं, चलिए ऑप्शन में। तो यहाँ पे है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। दूसरा है विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तीसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में। और चौथा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए? अन्य सभी बच्चों के साथ देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अन्य सभी बच्चों के साथ जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए, है ना। जो आकलन है उसको उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए किसके प्रति जो है सचेत होना चाहिए?
पहला ऑप्शन है आपको अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, दूसरा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि दे देना, तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक और सहशैक्षिक कार्यों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और चौथा है आपका प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत की उपाधि देना है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा। इससे जो है किसको? टीचर को सचेत रहना चाहिए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है ना। कौन से विद्यार्थी जो होंगे प्रतिभाशाली नहीं होने को बताएंगे? पहला ऑप्शन है सृजनात्मक विकार, दूसरा है दूसरों के साथ झगड़ना, तीसरा अभिव्यक्ति में नवीनता, और चौथा है जिज्ञासा। बहुत ही इजी प्रश्न है। कौन होंगे जो प्रतिभाशाली बच्चे को नहीं बताएंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा दूसरों के साथ झगड़ना है ना। क्योंकि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होंगे, छात्र होंगे, वो दूसरों के साथ झगड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? दुनिया के बारे में अपनी समझ को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसका श्रेय खाली स्थान को जाता है। पहला ऑप्शन है आपका पियाजे, दूसरा है आपका पावलोव, तीसरा है कोहलबर्ग, और चौथा है स्किनर। तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पियाजे है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे पियाजे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राधा अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है ना। राधा जो है अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि पहला ऑप्शन है आपका विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे राधा को घर पर बिल्कुल पसंद नहीं है ना। और चौथा है आपका उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? राधा जो है अपने घर में बिल्कुल भी बात नहीं करती है ना, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। तो यह किस बात को दर्शाता है? कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है ना। उसके विचार को विद्यालय में क्या दिया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? पहला ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, दूसरा है सामाजिक दर्शन, तीसरा मीडिया मनोविज्ञान, चौथा है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा जो उद्देश्य होगा वो इसके साथ सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान है ना। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान को संबद्ध करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है ना। सीखने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें मोटिवेशन क्या काम करता है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना यानी कि नापना, दूसरा ऑप्शन है आपका पिछले सीखे हुए नए अधिगम को बनाती है और उसे अलग करती है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, और चौथा ऑप्शन दिया आपका शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो सीखने की अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में क्या भूमिका होगी? तो वो हो जाएगा जो शिक्षार्थी यानी कि जो विद्यार्थी है उसको सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है ना, उसके इंटरेस्ट को डेवलप करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना जो है लर्निंग जो है समृद्ध हो सकता है यदि
पहला ऑप्शन है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो सीखने को कब समृद्ध बनाया जा सकता है, लर्निंग को कब जो है अच्छे से सीखना बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, है ना। जो वास्तविक रियल लाइफ है उससे बच्चों के उदाहरण को ला करके क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से क्या कर सके, अंतःक्रिया कर सके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। पहला ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दूसरा है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। और चौथा ऑप्शन है आपका अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, पूछ रहा है ना। सीखने की प्रक्रिया में कौन सा जो विशेषता होगा वो नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम होता है। ये आपका गलत हो जाएगा, है ना, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो शैक्षिक संस्थान है, जो शैक्षिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वही एकमात्र स्थान है जहां पे सिखाया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। यही जो हमें प्रश्न में पूछा गया है, तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, है ना, जो दृष्टिबाधित, जो देख नहीं सकते, देखने में परेशानी हो रही है, वो कैसे विद्यार्थी है। पहला ऑप्शन है उन विद्यार्थियों को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए, है ना, उन्हें सीडी के माध्यम से पढ़ाई जानी चाहिए कहा जा रहा है। और चौथा ऑप्शन है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार जो है किया जाना चाहिए। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कक्षा में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होगा, तो उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से, जैसे सभी बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं उस तरह उस बच्चों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए, है ना, जिसे वे सुन सके और समझ सके, ऐसे माध्यम से उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। जो प्राइमरी लेवल पर एक शिक्षक है उनमें से कौन सी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसको मानना चाहिए। पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा है धैर्य एवं दृढ़ता, तीसरा ऑप्शन है आपका शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और चौथा ऑप्शन है अंतः मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी लेवल पर आपको पढ़ाना है तो आप में कौन सी क्वालिटी जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया गया, पढ़ाने की उत्सुकता, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका धैर्य और दृढ़ता, तो यही आपका करेक्ट होगा, है ना, धैर्य और दृढ़ता से आप जो है पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है ना, कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन जो है प्रारंभ करता है। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी अवस्था में बच्चा तार्किक और वस्तुओं की घटनाओं के विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है? तो इसका सही आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। कौन सा हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। इसको किसने दिया था? पियाजे ने दिया था, जिसमें पियाजे ने 4 अपनी अवस्थाओं के बारे में बताया था। वही 4 अवस्था यहाँ पे दी गई है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा ठोस चीजों को देखकर सीखता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, या कुछ विद्यार्थी सामूहिक रूप से पठन करते हैं और कुछ विद्यार्थी चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। दूसरा है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। तीसरा ऑप्शन है आपका, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए, है ना, जो टीचर है उन पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला ऑप्शन देखते हैं, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ इस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए कि आपने सभी बच्चों को इस तरह से कैसे बैठा दिया है, इसमें क्या उद्देश्य है। इस तरह का से जो है अभिभावक को चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, है ना। जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इसको किसने बढ़ावा दिया है? पहला ऑप्शन है आपका गेस्टाल्टवादी जो है, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है आपका वाइगोस्की। तो सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है? पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग द्वारा, दूसरा है एरिक्सन द्वारा, तीसरा है स्किनर द्वारा और चौथा है पियाजे द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो वो किया गया है आपका पियाजे के द्वारा, है ना, जीन पियाजे के द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय हो जाते हैं, ना। बच्चे जो है कौन सी अवस्था में समवयस्क समूह के साथ क्या हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है किशोरावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था और चौथा है आपका बाल्यावस्था। तो कौन सी अवस्था में बच्चे जो है समवयस्क समूह के साथ सक्रिय रूप से भागीदार हो जाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका किशोरावस्था, है ना। किशोरावस्था यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका जो है निभानी चाहिए, ना। बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है नकारात्मक, दूसरा है अग्रोन्मुखी, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण और चौथा है आपका तटस्थ। तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को जो सिखाने की प्रक्रिया है उसमें माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए अग्रोन्मुखी, है ना, उनको बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे अग्रोन्मुखी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। उन बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका दूसरा अग्रोन्मुखी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, है ना। जो विकास है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, अर्थात यह सतत रूप से चलती रहती है। यह विचार किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया गया आपका
अंतः संबंध का विकास, दूसरा है निरंतरता का विकास, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत है और चौथा है अंतः क्रिया का सिद्धांत है। तो विकास जो है कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया होती है, अर्थात वह सतत और निरंतर चलती रहती। तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पे आपको सतत सिद्धांत भी दिया जा सकता था, है ना। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका निरंतरता का सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वो कौन सा जगह है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है खेल का मैदान, दूसरा है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, तीसरा है सभागार और चौथा दिया गया आपका घर। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा आपका खेल का मैदान, है ना। खेल के मैदान में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को आप अच्छी तरीके से परख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है ना। बुद्धिमान बच्चे का जो लक्षण नहीं होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। दूसरा ऑप्शन है वह जो प्रभावपूर्ण व उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तीसरा ऑप्शन वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है और चौथा दिया है आपका वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो बुद्धिमान बच्चे का कौन सा इनमें से लक्षण नहीं हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वह अमूर्त रूप से सोचता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है ना। कौन होगा जिसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा? पहला ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य और तीसरा ऑप्शन यह है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और चौथा है कक्षा में एकदम खामोशी। तो कौन सा जो एक्टिविटी है उसमें एक अभिप्रेरित शिक्षण को संकेतक माना जाएगा, जिसमें बच्चे जो है अभिप्रेरित शिक्षित हो रहे हैं ना, अभिप्रेरित हो रहे हैं। तो कौन हो जाएगा? वह होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, है ना। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे तो एक टीचर को खुशी होती है कि वह जो है उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना और चौथा ऑप्शन दिया है आपका सानिध्य यानी कि संगति की आवश्यकता। तो कौन सा जो होगा आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं होगा बच्चों के लिए? तो वो हो जाएगा शरीर से अपशिष्ट, है ना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। यही जो है क्या है बच्चों का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मन का मानचित्रण, है ना, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बोध यानी समझ को बढ़ाने की तकनीकी से, दूसरा है साहसिक कार्य को करने की क्रिया योजना से, तीसरा ऑप्शन है मन का चित्र बनाने से और चौथा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है ना। विशेष रूप से जो प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका क्या होगा वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है
अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। और चौथा है कहानी कंचन पद्धति का प्रयोग करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो वो होगा अक्षमता के अनुरूप, है ना। बच्चे को किस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, क्या परेशानी है, उसी के अनुरूप जो है उनको विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, है ना। उनके सहूलियत के हिसाब से क्या करना चाहिए, बच्चों को शिक्षण देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है ना। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन, है ना, अमूर्त चिंतन के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करने लग जाता है? पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में चिंतन करने लग जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि पियाजे की जो अवस्थाएं दी गई है उनको सही क्रम में, है ना, सीक्वेंस में आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है ना। शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना। और चौथा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो कौन सा जो होगा वो शिक्षार्थियों में यानी कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रत्येक शिक्षार्थी यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात जो प्रतिभाओं का पोषण करने एवं उनके प्रश्न करने के अवसर जो है उपलब्ध कराने चाहिए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, टीचिंग एग्जाम में, और जितने भी आपके टीचर भर्ती एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।